23 मार्च 1931। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका एक बहुत गहरा जख्म है। ये वो दिन था जब भारत माँ के 3 सबसे बहादुर बेटे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनका ये बलिदान आजादी की लड़ाई की वो आग थी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस राष्ट्रीय शोक और गर्व के बीच एक सवाल है जो दशकों से हमारे बीच तैर रहा है। एक ऐसा सवाल जो अक्सर बहसों में उठता है, किताबों में पूछा जाता है और शायद हम सबके जहन में भी कभी न कभी आया है। आखिर भगत सिंह की फांसी पर डॉक्टर अंबेडकर चुप क्यों थे? क्या भारत के 2 महान सपूत, जो दोनों ही हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे, इतिहास के इतने नाजुक मोड़ पर एक दूसरे से इतने बेखबर थे? देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई ऐतिहासिक पहेली नहीं है, ये एक चुभते हुए कांटे की तरह है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे नायकों के रास्ते इतने अलग थे कि वो एक दूसरे के संघर्ष की तपिश को महसूस ही नहीं कर पाए। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और सच को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को यहीं दूर कर देते हैं। ये सोचना कि डॉक्टर अंबेडकर चुप थे सच नहीं है। ये एक ऐतिहासिक गलती है जिसे तथ्यों की रोशनी में साफ करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर चुप नहीं थे। असल में उनकी तरफ से कोई चुप्पी नहीं थी, बल्कि उनकी तरफ से आया था एक बहुत ही तीखा, गहरा और साहसी राजनीतिक विश्लेषण। एक ऐसा विश्लेषण जो इस फांसी के पीछे छिपे असली खेल को दुनिया के सामने ला रहा था। और उन्होंने ये विश्लेषण दुनिया के सामने रखा अपने मराठी अखबार जनता के जरिए। आपको बता दूं कि जनता सिर्फ एक अखबार नहीं था, वो करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज था, उनके हक की लड़ाई का एक बहुत मजबूत मंच था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के सिर्फ 21 दिन बाद, जी हाँ, सिर्फ 21 दिन बाद 13 अप्रैल 1931 को जनता अखबार में डॉक्टर अंबेडकर का एक जबरदस्त एडिटोरियल छपा, जिसका शीर्षक था 3 बलिदान। ये लेख उनकी चुप्पी का नहीं, बल्कि उनकी गहरी सोच का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। इस लेख में अंबेडकर ने जो लिखा वो उस वक्त की राजनीति पर एक बहुत बड़ी और कड़वी टिप्पणी थी। उन्होंने साफ साफ कहा, ये बलिदान न्याय देवता के लिए नहीं, बल्कि विलायत के जनमत के डर से किया गया था। मतलब उनका सीधा इशारा था कि ये फैसला इंसाफ की तराजू पर नहीं, बल्कि सियासत की बिसात पर लिया गया था। अंबेडकर का विश्लेषण बहुत गहरा था। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति की परतें खोल दी। पहला, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी जो कि काफी कमजोर थी। दूसरा, वहां की कंजर्वेटिव पार्टी उन पर लगातार आरोप लगा रही थी कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, खासकर गांधी-इरविन समझौते के बाद। तो ऐसे में अगर वो भगत सिंह पर जरा भी रहम दिखाते तो ये विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार देने जैसा होता। इसीलिए अंबेडकर के मुताबिक ये फांसी इंग्लैंड के कंजर्वेटिव वोटरों को खुश करने के लिए दी गई एक राजनीतिक बलि थी, न कि इंसाफ का कोई फैसला। तो ठीक है, ये बात तो अब साफ हो गई कि अंबेडकर चुप नहीं थे। उन्होंने इस घटना का एक बहुत गंभीर राजनीतिक विश्लेषण दुनिया के सामने रखा। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि अगर वो चुप नहीं थे तो उनके और भगत सिंह के रास्ते इतने अलग अलग क्यों थे? वो एक ही लड़ाई में एक साथ खड़े क्यों नहीं दिखे? इसे समझने के लिए हमें 1927 से 1931 के उस दौर में वापस चलना होगा, जिस समय भगत सिंह और उनके साथियों का क्रांतिकारी संघर्ष अपने चरम पर था। ठीक उसी समय डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे लेकिन उतने ही बड़े महासंग्राम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। महार सत्याग्रह से लेकर मनुस्मृति दहन तक और फिर लंदन की गोलमेज सम्मेलनों में करोड़ों दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने तक उनकी पूरी ऊर्जा, उनका पूरा ध्यान इस सामाजिक क्रांति पर लगा हुआ था। तो यहाँ हमें 2 अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही एक ही बड़ी जंग नजर आती है। भगत सिंह का लक्ष्य था अंग्रेजी हुकूमत से राजनीतिक आजादी और उनका रास्ता था क्रांति। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था हजारों साल की जातीय गुलामी से सामाजिक और आर्थिक आजादी और उनका रास्ता था कानून और संवैधानिक सुधार। मंजिल दोनों की एक ही थी, एक ऐसा भारत बनाना जहां किसी भी इंसान का शोषण ना हो सके।
बस रास्ते अलग थे और जंग के मैदान भी अलग थे। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब हम इन अलग अलग रास्तों से आगे बढ़कर उनकी मंजिल को देखते हैं, उनके सपनों के भारत को देखते हैं, तो पता चलता है कि सोच के स्तर पर ये दोनों महानायक एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब थे। दोनों ही हर तरह के शोषण को खत्म करना चाहते थे। दोनों एक सच्चे बराबरी वाले समाज का सपना देखते थे। दोनों का ये पक्का मानना था कि जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। दोनों के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना भी था। और हाँ, दोनों ही अंधविश्वास की जगह तर्क और विज्ञान पर आधारित एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। और इस वैचारिक दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत वो खुद भगत सिंह के शब्दों में मिलता है। उनके एक लेख में जिसका नाम था अछूत समस्या, 1928 में लिखे इस लेख में उन्होंने छुआछूत की जहरीली प्रथा और सवर्ण हिंदुओं के पाखंड पर बहुत जोरदार हमला किया था। इस लेख में उनका दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। वो लिखते हैं, हम जानवरों की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान को अपने बराबर बिठा नहीं सकते। ये शब्द बताते हैं कि जाति व्यवस्था की ये अमानवीयता उनके दिल को कितना चुभती थी। और अब सबसे निर्णायक बात, वो बात जो इन दोनों को वैचारिक रूप से एक ही धागे में पिरो देती है। इसी लेख में भगत सिंह ने दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने इसे सही दिशा में उठाया गया एक कदम बताया था। जरा सोचिए, ये वही अधिकार था जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त लंदन में पूरी दुनिया से लड़ रहे थे। ये इन दो महानायकों की वैचारिक एकता का सबसे बड़ा और सीधा सबूत है। तो इस पूरी पड़ताल से, इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये हमें सिखाता है कि इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। असल मकसद अपने नायकों की तुलना करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किसी भी देश की नींव किसी एक के संघर्ष से नहीं, बल्कि कई अलग अलग संघर्षों से मिलकर बनती है। और हर संघर्ष अपने आप में उतना ही जरूरी और सम्मान के लायक होता है। एक ने अगर राजनीतिक आजादी की मशाल जलाई, तो दूसरे ने सामाजिक बराबरी की जमीन तैयार की। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या इतिहास नायकों की तुलना करने के लिए है या उनके अलग अलग संघर्षों, उनके अनूठे योगदानों और उनके साझा सपनों को सम्मान के साथ समझने के लिए है? भगत सिंह और अंबेडकर की ये कहानी हमें इसी गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है।